गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। बेटा आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने आपको दो चीज़ें कराई थी, एक तो ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और एक हमने कराया था लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, है ना। अब जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है दो टॉपिक्स जिनको हमें डिस्कस करना है, जो +2 तक बहुत कम आएंगे। मोस्टली बच्चों को उसमें दिक्कत आती है, जबकि है बहुत ही आसान। अगर थोड़ा सा ध्यान से समझोगे तो इजी गोइंग समझ में आ जाएगा। Now going to discuss about the resolution of vector. In fact, resolution of vector है क्या? सबसे पहला जो हम पॉइंट डिस्कस करते हैं ध्यान देना, हम बात करते हैं resolution of vector. resolution का मतलब होता है एक प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ वेक्टर। एक वेक्टर को हम स्प्लिट करते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में, लेकिन उन सभी का कंबाइंड इफेक्ट जो होगा वो उस सिंगल वेक्टर के अलावा होगा जिसको आपने स्प्लिट किया है। तो वो प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड एज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। मींस रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इज डिफाइंड एज व्हाट? द प्रोसेस ऑफ splitting a vector into two or more vectors in different directions which together produce the same effect as that of single vector alone. That is called as resolution of vector. और जो single vector हमारा होगा that is called as resultant vector. तो यहाँ पे हम जैसे बात करते हैं कि मान लो हमने एक एग्जांपल दिया, this is A vector and this is B vector, okay? तो इसका जो रिजल्टेंट दैट इज आर। तो इन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट है आर वेक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो इसके बराबर होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। हियर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कॉल्ड क्या बेटा? कंपोनेंट ऑफ आर। बात समझ में आ गई? एक और एग्जांपल हम इसका दे सकते हैं, जैसे मैंने कहा दिस इज द ए वेक्टर एंड दिस इज द बी वेक्टर। ठीक, तो इन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट आएगा, देखिए बेटा, दिस इज ए एंड दिस इज माय डियर दैट इज बी। This one is R vector. यहाँ पे A vector and B vector are the component of what? बात समझ में आया? इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट सिंगल वेक्टर के इक्वल। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि मान लो हम जैसे एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें, जैसे हमने कहा m इंटू ए वेक्टर और b का डायरेक्शन इधर है, तो हम डायरेक्शन तो चेंज नहीं करेंगे, देखो वही रखा m b वेक्टर चलेगा। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा मेरे बच्चे दैट इज व्हाट? r। तो यहाँ पे r वेक्टर क्या होगा? ये भी m b वेक्टर होगा, तो हमारे पास लगा दीजिए। तो r वेक्टर क्या होगा? m a वेक्टर प्लस m b वेक्टर। तो ये जो हमारे हैं दीज आर द कंपोनेंट ऑफ आर। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे जो हम बात करते हैं मेरे बच्चे कि जो हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की बात की, वो दो तरीके का हम यहाँ पे लेके चलेंगे। एक होता है टू डायमेंशनल रेजोल्यूशन, और एक मेरे बच्चे हैं 3 डायमेंशनल resolution ऑफ वेक्टर। तो मैं एक एक को लेके चलता हूं। पहले मैं 2 डायमेंशन की बात करता हूं और फिर हम बात करते हैं 3 डायमेंशन। देखिए मेरे बच्चे, सबसे पहले मैं बात करता हूं 2 डायमेंशनल रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की बात करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास
हम यहाँ पे दो ही एक्सेस की बात करेंगे, दिस इज वाई एक्सेस एंड दिस इज एक्स एक्सेस। सपोज किया मैंने एक वेक्टर ले लिया दैट इज ए, इट मेक्स एंगल थीटा फ्रॉम एक्स एक्सेस। अब देखिए बेटा, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो इसके अंदर हम आपको डिस्कस करेंगे। मान लो हम एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं यहाँ पे, दिस इज P, दिस इज Q। तो A का एक कंपोनेंट किधर आएगा, x की तरफ, दैट इज AX, और एक कंपोनेंट y की तरफ आएगा बेटा, दैट इज AY। ओके, तो AX, यहां पे ध्यान देना, AX वेक्टर क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन किधर है, x की तरफ, और AY का डायरेक्शन किधर है बेटा, ये जी की तरफ। तो ये अगर AY है तो ये भी क्या होगा बेटा, AY होगा। तो इसमें ट्राइंगल्स का लगा दें, ट्राइंगल OQP क्या आएगा बेटा, ट्राइंगल्स का लगाइए। तो A वेक्टर किसके इक्वल होगा, AX प्लस AY, AX प्लस AY, वैल्यू रख दें। तो AX I कैप, AY J कैप, दैट इज। तो A हमारा ये आ गया। तो अगर हम A का मैग्नीट्यूड निकालें तो बेटा क्या आएगा, A वेक्टर, आप जानते हो निकालना आता है, मॉड I के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस J के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये हमारा रिजल्टेंट है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, डायरेक्शन निकालना हो तो क्या करो, बहुत आसान है। फॉर डायरेक्शन आसान है, परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है बेटा, टेंजेंट थीटा दैट इज AY बाई AX। तो थीटा टाइम उधर ले जाएं, इनवर्स हो जाएगा AY बाई AX, है ना समझ, कोई दिक्कत है? अब देखिए, जो AX कंपोनेंट होगा A का, वो क्या होगा, AY कंपोनेंट क्या होगा। अगर मैं ट्रायंगल लेता हूं OPQ, तो साइन थीटा किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो AY बाई A। तो AY कंपोनेंट क्या हुआ, A साइन थीटा। समझ में आ गया? अब देखिए cos थीटा क्या है मेरे बच्चे, बेस अपॉन हाइपो, तो AX बाई A। तो यहां से AX क्या आया, A cos थीटा। अब देखो दोनों वैल्यू हमारे पास आ गई। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं कि जिधर थीटा है वो हमेशा कंपोनेंट cos आएगा, और जिधर थीटा नहीं है वो कंपोनेंट क्या आएगा, हमारा साइन आएगा। जैसे मैं एक छोटा सा यहाँ पे, अब देखो यहां से वही चीज आएगा, इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दो, A और B को, तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग, फर्स्ट एंड सेकेंड, बहुत आसान है ना। AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर क्या होगा बेटा, A स्क्वायर बाहर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आप जानते हो 1 होता है। तो ये क्या हो गया, A स्क्वायर, देखो वही आया ना हमारा A जो हमने पहले बताया था, AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, या इनको डिवाइड कर दे। देखिए जरा, AY बाई AX कौन, A कट जाएगा, साइन बटे कॉस क्या होगा, टेंजेंट थीटा। तो थीटा कितना हो जाएगा हमारा, tan इनवर्स AY बाई AX। अब एक चीज ध्यान देना, अगर मैं कहता हूं AY और AX का मॉड बराबर है, तो थीटा कितना आएगा, tan इनवर्स 1 और थीटा
ये वैल्यू क्या होती है हमारी 35, ये टोटल 90 है, तो बाइसेक्ट कब होगा, जब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो बराबर। बात समझ में आ गई, यहां तक कोई दिक्कत होगी नहीं मेरे हिसाब से। तो ये हमारा क्या था, दैट इज 2 डायमेंशनल रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। बात समझ में आ गई। अब इसकी हम थोड़ी सी एप्लीकेशंस डिस्कस करते हैं तो आपको अच्छा समझ में आएगा। देखिए मेरे बच्चों, यहां पे हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ 2 डायमेंशनल रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ तो मैं एप्लीकेशन करा देता हूं, कुछ मैं असाइनमेंट भेजूंगा जो आप करना, और करने के बाद जो डाउट्स हो वो डिस्कस करना। तो यहाँ पे मेरे बच्चे जो हम बात करते हैं एप्लीकेशन की, देखिए जो एप्लीकेशन हमारी है, फर्स्ट वॉकिंग ऑफ मैन की बात करते हैं। वॉकिंग ऑफ मैन, देखो हम ग्राउंड पे कैसे चल पाते हैं, कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है जो हमें हॉरिजॉन्टल मोशन प्रोवाइड करता है, इसको जरा समझना। बहुत छोटे छोटे, बिना रेजोल्यूशन के हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जैसे हम अगर इसकी बात करते हैं, लाइक दिस, फुट है ग्राउंड पे रखा आपने, जब आप चलते हो तो आप ग्राउंड पे एक फोर्स लगाते हो, ठीक है। जब आप ग्राउंड पे फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आपको पता होगा, ये +1 में आपने 9th में पढ़ा होगा चीज। तो अगर ये एंगल थीटा है तो बेटा ये भी क्या होगा, थीटा। अब देखिए, अब आप इसको रिजॉल्व कर दो, ये तो इसका वेट होगा मैन का, सारा पैसा रहेगा इस पे। तो इसको रिजॉल्व करें तो ये क्या आएगा हमारा, f cos थीटा, थीटा वाला हमने कहा था cos, और जिधर थीटा नहीं है वो राइट एंगल वाला कंपोनेंट क्या होगा हमारा, f sin थीटा। अब देखिए, मैन ऊपर या नीचे तो नहीं जाता y डायरेक्शन में, तो हम कह सकते हैं कि सिग्मा Fy, इसका मतलब y के अलावा कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, इट मींस ये दोनों फोर्स क्या होंगे, बराबर होंगे। तो जो F sin थीटा होगा वो किसके बराबर होगा, दैट इज mg। जो F sin थीटा है वो बेटा किसके इक्वल होगा, mg के। लेकिन अब इसको कौन बैलेंस करेगा, इट विल प्रोवाइड क्या, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी टू द मैन, मींस F cos थीटा will provide क्या बेटा, horizontal motion। बात समझ में आ गई। तो फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है जो हमें मोशन प्रोवाइड करता है हॉरिजॉन्टल। तो पहला हमारा एग्जांपल क्या था, वॉकिंग ऑफ मैन। दूसरा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ध्यान देना, ये पूछे जाते हैं एग्जांपल्स आपके। इट इज इजियर टू पुल the lawn roller than to push it। It is easier to pull the lawn roller than to push it। कैसे, जैसे मान लो हमने एक रोलर ले लिया बेटा, ग्राउंड पे रख दिया, बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देना, और हमने इसको पुल किया, इसका वेट तो नीचे एक्ट करेगा, ठीक है भाई, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, ठीक है, थीटा एंगल है हॉरिजॉन्टल से, तो इसका एक कंपोनेंट क्या आएगा, F cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट क्या आएगा, F sin थीटा, यही तो आएगा। एक चीज और ध्यान देना, ग्राउंड पे रखोगे तो ग्राउंड इस पे एक नॉर्मल फोर्स भी लगाएगी, और नॉर्मल ही डिसाइड करता है
कि उसको खींचने के लिए हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा या ज़्यादा। नॉर्मल ज़्यादा, फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, नॉर्मल कम, फोर्स कम लगाना पड़ेगा। तो जरा यहाँ पे देखिए F cos थीटा तो क्या प्रोवाइड कर रहा है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि सिग्मा Fy 0 है, इट मींस n प्लस F साइन थीटा mg के बराबर होगा। तो n कितना आएगा हमारा, mg माइनस F साइन थीटा। बात समझ में आ गई? ये हमने किसका बात की है, पुल की बात की है, हमने इसको खींचा है। अगर हम इसको पुश करते तो क्या होता, अगर हम इसको पुश करते तो क्या होता। मान लो इसी रोलर की हम बात कर रहे हैं, सेम रोलर है और हमने इसको पुश किया। अब देखिए वेट तो यही लगेगा और हॉरिजॉन्टल से एंगल हमने क्या माना है, थीटा। नॉर्मल ऊपर आएगा, F का एक कंपोनेंट F cos थीटा और दूसरा क्या आएगा, F sin थीटा। और मोशन हमारा ये हो गया, डायरेक्शन ही मोशन तो चेंज हुआ हमारा। तो ये केस हमारा पुश का है। तो इस केस में n डैश कितना होगा, mg, क्योंकि सिग्मा Fy क्या है, अभी भी 0 है। तो mg माइनस नहीं होगा, प्लस होगा F sin थीटा। अब जरा n डैश को देखो और m को देखो, कौन बड़ा है। ये mg प्लस F sin थीटा है, ये mg माइनस F sin थीटा है। तो देखने से क्या लग रहा है कि n डैश बड़ा होगा n से। मींस नॉर्मल ज्यादा, तो हॉरिजॉन्टल मोशन प्रोवाइड करने के लिए हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और नॉर्मल कम तो हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा। इट मींस एक चीज कंफर्म हो गई कि पुल करना इजी है एज कंपेयर टू पुश करना। पूछा जाता है। तो ये दूसरा एग्जांपल था हमारा। एक हम और एग्जांपल डिस्कस करते हैं, यहाँ पे ध्यान देना। ये सारे के सारे कंपोनेंट्स हमारे जो हैं एप्लीकेशंस हैं, जो बेस्ड हैं रिजोल्यूशन पे। फिजिक्स में इनका बहुत इस्तेमाल होता है। हम एक और एग्जांपल बताते हैं। देखिए मेरे बच्चे, जैसे मान लो कि इंक्लाइन प्लेन है और ये ब्लॉक स्टेशनरी है, रफ सरफेस है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं और कौन कौन फोर्सेस आपस में एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर रहे हैं। स्टेशनरी होने के लिए नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। अगर ये ब्लॉक स्टेशनरी है हमें देखना पड़ेगा कितने फोर्स लगेंगे। एक तो mg लगेगा, आप जानते हो। एक ग्राउंड क्या लगाएगी, नॉर्मल लगाएगी। ब्लॉक नीचे आएगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर लगेगा। अब ये तो 3 फोर्स लग रहे हैं। देखिए ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। अब आप mg को रिजॉल्व कर दो तो एक कंपोनेंट थीटा वाला क्या आएगा, mg cos थीटा। देखो रिजॉल्व करने के बाद इसका काम खत्म। और दूसरा कंपोनेंट क्या आएगा, ये वाला mg sin थीटा। देखो हो गया रिजॉल्व। तो अब देखिए इसको y मान लो, इसको x। तो सिग्मा fx 0। इसका मतलब जो फ्रिक्शन होगा वो किसको बैलेंस करेगा, mg sin थीटा को। और सिग्मा Fy 0, तभी तो ब्लॉक रेस्ट में होगा। तो n किसको बैलेंस करेगा मेरे बच्चे, mg cos थीटा। तो ये चीज आप तभी बता सकते हैं जब आपको किसका नॉलेज होना चाहिए, बोले मेरे बच्चे, रिजोल्यूशन ऑफ। बात समझ में आ गई। तो अभी तक जो हमने बात की वो 2 डायमेंशनल रिजोल्यूशन की बात की और उसकी कुछ एप्लीकेशंस को हमने क्या किया यहाँ पे डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे 3 डायमेंशनल रिजोल्यूशन ऑफ। देखिए मेरे बच्चों, 3 डायमेंशनल रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर ये थोड़ा सा स्लाइटली डिफिकल्ट है।
एक क्यूब बना लो, तो 3 एक्सिस हो गई, 3 डायमेंशन फिगर है। दिस इज y, दिस इज x एंड दिस इज z एक्सिस। ठीक है बेटा। अब देखिए मेरे बच्चे, मान लो हमने ए वेक्टर ले लिया, ठीक है, हमने क्या ले लिया बेटा, एक ए वेक्टर ले लिया। तो अब देखना, एक कंपोनेंट इसका x की तरफ, एक y की तरफ और एक कंपोनेंट z की तरफ। ठीक है बेटा। तो x की तरफ कंपोनेंट जो है उसको क्या लिखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आई। y की तरफ जो कंपोनेंट है ए वाई जे कैप, और z की तरफ मेरे बच्चे जो कंपोनेंट है तो ए जेड। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो हमारा आएगा, ए क्या आएगा, ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड। ये चीज कहां से आई, देखिए मेरे बच्चे, अगर मैं ये कंपोनेंट लूं तो ये क्या आएगा, ये पैरेललोग्राम बन रहा है, तो एक ए एक्स है, ये ए वाई है, ए जेड है सॉरी, तो ये रिजल्टेंट क्या आएगा, आर डैश। बोलो, ए एक्स प्लस ए जेड करवाया था मैंने, और ये ए वाई है तो ये भी क्या होगा, ए वाई। तो अब ये ट्रायंगल लगा दे तो हमारे पास क्या होगा, ए वेक्टर, बताइए, आर डैश वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। और आर डैश कितना है, ए एक्स प्लस ए जेड प्लस ए वाई, दैट इज ए वेक्टर, है ना सर। अब इनकी वैल्यू रख दो, तो ए वेक्टर क्या आया मेरे बच्चे, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड। तो ए का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। एक काम तो खत्म हो गया, बात समझ में आ गई चीज, ठीक है। अब एक चीज ध्यान देना, मान लो ए वेक्टर का x से डायरेक्शन अल्फा, y से बीटा और z एक्सिस से गामा, ठीक है। तो अब जरा समझना यहां पे थोड़ा सा, इसको मैं रफ कर देता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं यहां पे। आपने एक चीज देखी कि a का जो मैग्नीट्यूड था वो क्या आया बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ओके, अरे यही था ना, बता दिया ना मैंने कैसे आया। अब देखिए, बेस अपॉन हाइपो जो हमने कराया था, कॉस अल्फा क्या होगा, ए एक्स बाई ए। तो ए एक्स हमारा आया ए कॉस अल्फा, तो ए वाई कितना आएगा, ए कॉस बीटा, और ए जेड जो होगा वो कितना होगा, ए कॉस का। तो इन तीनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, क्या मिलेगा मेरे बच्चे, देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, और सम में ए कॉमन है तो अंदर क्या हो गया, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। ये चीज आप जानते हो, पहले बताया था, ए स्क्वायर के, तो ये फैक्टर कटेगा तो आपने क्या लिखा दिया बेटा कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, दैट इज व्हाट मींस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। इसे क्या बोलते हैं बेटा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। ऑलवेज क्या होगा बेटा, बी
बात समझ में आ गई। अब देखिए कॉस को सभी को साइन में बदल दो। आपको याद होगा कि साइन थीटा क्या होता है स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर हम इसको कॉस स्क्वायर की बात करें तो 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर। तो रखो जरा, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, क्या हो गया बेटा 1। ठीक है, ये वाले सारे फैक्टर उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ। 1 प्लस 1 प्लस 1 3 माइनस 1 क्या है बेटा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, और ये क्या हो गया हमारा दैट इज 2। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, ये वैल्यू कितनी आएगी। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन साइन इज 2, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन दैट इज इक्वल टू 1, दैट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ क्या 3 डायमेंशनल रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। बात समझ में आ गई। तो ये हमारा क्या था दैट इज 3 डायमेंशनल रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। बात समझ में आ गई है, इसको आप चेक कर लेना। देखिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कंडीशन ऑफ जीरो रिजल्टेंट वेक्टर मींस रिजल्टेंट वेक्टर जीरो कब होगा। मैंने आपसे कहा था कि मान लो n वेक्टर सेम ऑर्डर में एक्ट करें और क्लोज पॉलीगन बनाएं, लेकिन वो एक ही प्लेन में लाई करें। आई एम टॉकिंग अबाउट कोप्लेनर वेक्टर। तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा जीरो। मींस अगर हम यहां पे देखते हैं तो इस केस में ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर सेम ऑर्डर में एक्ट कर रहे हैं, हेड टेल हेड टेल हेड टेल, और क्लोज पॉलीगन बना रहे हैं, ट्रायंगल बना रहे हैं। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। मींस नेट फोर्स क्या हो गया 0। तो ऑब्जेक्ट जो होगा विल बी इन इक्विलिब्रियम। बात समझ में आ गई। इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स क्या हो गया, ये तीनों हमारे क्या हैं, दीज आर द फोर्सेस। आप इसको F1 वेक्टर नाम दे सकते हैं, इसको आप F2 वेक्टर दे सकते हैं, इसको आप F3 वेक्टर दे सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं कि F1 प्लस F2 प्लस F3 0। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है मेरे बच्चे, तो हम क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान देना, A वेक्टर बाई PQ, ध्यान देना, फिर B का मैग्नीट्यूड बाई QR और C का मैग्नीट्यूड बाई RP। ये चीज हम लिख सकते हैं, दिस इज द कंडीशन ऑफ जीरो रिजल्टेंट। बात समझ में आ गई। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, F1 बाई PQ F2 बाई QR और F3 बाई RP। एक ही बात है, कोई भी डाउट इसमें नहीं है। दिस इज आई कैप, दिस इज यहां पे A B एंड C वेक्टर आर क्या है बेटा, कोप्लानर है, एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, सॉरी एक्टिंग इन, कोई तो कोप्लानर है, एक्टिंग इन सेम ऑर्डर, फॉर्म क्लोज्ड पॉलीगन। इसलिए इनका रिजल्टेंट क्या होगा मेरे बच्चे, हम इसकी बात करें या हम इसकी बात करें, ये रिजल्ट हमारा क्या होगा। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ व्हाट, दिस इज द कंडीशन ऑफ जीरो रिजल्टेंट वेक्टर। एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है मेरे बच्चे, जिसे कहते हैं लामीज थ्योरम।
लॉमीज थ्योरम क्या कहती है कि मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर मान लो 3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में। ऑब्जेक्ट क्या है बेटा? इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है मेरे बच्चे, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि F1 प्लस F2 प्लस F3 ये वैल्यू क्या आएगी हमारी? 0। मींस नेट फोर्स क्या होना चाहिए? मस्ट बी 0। अगर ये कंडीशन ट्रू है मेरे बच्चे, तो ये जानते हो क्या कहती है लॉमीज थ्योरम? जरा समझना इसको, बहुत ज्यादा यूज होगा इसका, कि F1 जो होगा बाई साइन एंगल ऑफ 2 अदर फोर्सेस, तो साइन अल्फा, F2 साइन एंगल ऑफ 2 अदर फोर्सेस। अदर फोर्सेस कौन से हैं? F1 F3 दैट इज बीटा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। और F3 बाई साइन एंगल बिटवीन 2 अदर फोर्सेस। जब F3 लिया तो अदर फोर्सेस हमारे कौन से हुए बेटा? गामा, तो दैट इज साइन गामा। मींस अगर ये कंडीशन है तो हम इस तरीके से रिजल्ट को लिख सकते हैं, और ये चीज क्या कहलाती है मेरे बच्चे? दैट इज कॉल्ड एज लॉमीज थ्योरम। तो जितने भी टॉपिक हमारे वेक्टर के थे वो मैंने इस लेक्चर में सारे के सारे कवर कर दिए। कुछ एडिशनल टॉपिक्स हैं एक दो जिनको हम डिस्कस करेंगे फर्दर लेक्चर के अंदर। आपका बोर्ड के अकॉर्डिंग सिलेबस कंप्लीट है वेक्टर का। अब हम इस पे बेस्ड बहुत सारी प्रॉब्लम्स कुछ कराएंगे भी आपको लेक्चर के थ्रू, और कुछ हम असाइनमेंट भेजेंगे जिनको देख के आपको करना है। ठीक है बेटा, और जो क्वेश्चंस नहीं आते उनको आप स्क्रीनशॉट भेज देना, मैं सॉल्व करके आपको भेज दूँगा। लेकिन प्लीज़ मेरे बच्चों, आप सारे के सारे बच्चे नोट्स बनाएंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बाकी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन हैव अ नाइस डे।